अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अछूत के यहाँ पैदा हुए होते तो उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं कहा होता। वे कहते छुआछूत की समाप्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। साहब, आपका बड़ौदा जाना निश्चित है? हाँ रमा, महाराजा का कर्ज है मुझ पर। मुझे उनके यहाँ नौकरी करनी ही पड़ेगी। सोचता हूँ कल ही रवाना हो जाऊंगा। वापस कब लौटोगे साहब? जैसे ही समय मिलेगा बीच बीच में चला आऊंगा। रमा, कहाँ जा रही हो? रुको ना थोड़ी देर। खाना लगाना है साहब। भीमा, भीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ तू नौकरी करने जा रहा है? हाँ बाबा, जाना ही पड़ेगा। महाराजा के प्रति तुम्हारी भावना मैं जानता हूं बेटा, पर भावना में आकर तो परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा है। तू जानता है, उनके राज्य में अधिकतर नौकरियां ऊंची जात के लोगों के हाथ में हैं। तेरा जीना हराम कर देंगे बेटा। तुझे पैरों के नीचे दबा कर रखेंगे। दिल फट जाता है बेटा जब अपमान होता है। मन में बहुत ठेस पहुंचती है। बाबा, जिस देश में मैंने जन्म लिया है उस देश के हर कोने कोने में असमानता की आग धधक उठी है। और फिर आप ही ने तो हमें सिखाया था, कठिनाई से मुंह मत मोड़ो, हर चुनौती का सामना करो, है ना? बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा, लेकिन डरता हूं मैं, डरता हूं कहीं मंजिल पर पहुंचने से पहले तुम्हारे पांव न लड़खड़ा जाए। तुझे बहुत दूर जाना है बेटा, तुझे बहुत दूर जाना है। बाबा के बहुत इनकार करने पर भी मैं बड़ौदा के लिए रवाना हो गया। बड़ौदा पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा ने जो कहा था वो सही था, परंतु मैं हिम्मत नहीं हारा। मुझे बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट बनाया गया।
15 दिन के बाद अचानक बंबई से एक तार आया, बाबा बहुत बीमार है, फौरन आओ। मैं फौरन बंबई के लिए चल पड़ा। बाबा, बाबा, तू आ गया बेटा, भीमा तू आ गया। मेरी आंखें तरस रही थी तुझे देखने के लिए बेटा। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरा ही। जीते रहो बेटा। जी 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 जी। भीमराव, महाराजा ने यह वजीफा तुम्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के खातिर दिया है। इसके बदले में पढ़ाई के पश्चात तुम्हें महाराजा के स्टेट में 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। कोई सवाल? जी नहीं। भीमराव, हमारे राज्य के उपवित्त मंत्री तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी से परिचित करा देंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जाओ, प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। विदेश में पढ़ाई एक अछूत के लिए यह एक अनमोल और सुनहरी मौका था। अमेरिका की इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वहां की आर्थिक और सामाजिक वातावरण ने मेरी आंखें खोल दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडविन और ए सेलिंगमैन ने मेरी शिक्षा प्राप्ति में बढ़ चढ़कर सहायता की। 2 साल की कड़ी मेहनत और अनुसंधान के बाद मुझे 1915 में मेरी किताब एंशिएंट इंडिया कॉमर्स के लिए एमए की डिग्री प्रदान की गई। फिर मई 1916 में मैंने डॉक्टर गोल्डर पेसर एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक शोध पत्र पेश किया। जून 1916 में मैंने दूसरा शोध ग्रंथ लिखा, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। पहला महायुद्ध शुरू हो गया। अमेरिका में उस समय लाला हरदयाल के नेतृत्व में यह प्रचार बड़े जोर शोर से किया जा रहा था कि अमेरिका में बसे भारतीयों को अपने देश लौटकर अंग्रेजों को देश से निकाल देना चाहिए।
Mr. Bhimrao, today I am taking you to meet a good friend of mine, a most eminent personality from India. Come, meet Mr. Lala Lajpat Rai. शाबाश बैठो। दरअसल इस मीटिंग का एक खास मकसद है। अपने देश में चल रही आजादी की लड़ाई से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो गए। इस काम में हम सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी इस गदर पार्टी में शामिल हो जाओ ताकि हमारे हाथ और मजबूत हो जाएं। थैंक यू। लाला जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपनी देश की सेवा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। एक पिछड़ी जाति में जन्मा हूं ना, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गुलामी और शोषण की जिंदगी कितनी जिल्लत भरी, बेमायनी और अपमानजनक होती है। परंतु मैं मजबूर हूं, कुछ ऐसे बंधनों में बंधा हूं कि आपके प्रस्ताव से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। लाला जी, एक अछूत का विदेश में पढ़ना नामुमकिन है। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। मैं उनसे वचनबद्ध हूँ कि अपनी पढ़ाई के पश्चात उनके राज्य में नौकरी करूँगा। मजबूरी ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी हैं लाला जी, मुझे क्षमा करना। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से वजीफा समाप्त हो जाने के कारण उनकी बैरिस्ट्री की पढ़ाई अधूरी रह गई और उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। और जब वो हिंदुस्तान वापस आ रहे थे तो महायुद्ध की गोलाबारी से SS कैसरे हिंद जहाज जर्मन की बमबारी का शिकार हो गया। रिश्तेदारों और जनसाधारण में ये अफवाह फैल गई कि भीमराव अब नहीं रहे, किंतु वास्तविकता ये थी कि इस जहाज में सिर्फ उनका सामान आ रहा था और वे जिस जहाज से आ रहे थे उसका नाम कैसरे हिंद था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ रोना नहीं, रोना नहीं। अरे रमा, ये रो क्यों रहा है? वो आप बहुत दिन बाद आए ना, इसीलिए। ये कौन, बच्चा कह रहा है या बच्चे की माँ? शायद आपसे कोई मिलने आया है। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। ना 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 ना, चुप जा। चलो चलो चलो। अरे वाघमारे, दादा, वाघमारे कैसे हो? ठीक हूं दादा। दादा, ये है राव बहादुर चुन्नीलाल सेतलवार। नमस्कार राव साहब। नमस्ते जी। दादा, विदेश जाकर शिक्षा की दुनिया में जो नाम आपने कमाया है उससे तो हमारी जाति का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। उसी खुशी में हम लोगों ने एक सभा आयोजित की है। वाघमारे, ईमानदारी से कहूं तो आप लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी है। सच्चाई तो यह है कि मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। ये तो आपकी नम्रता है बाबा साहब। ये सच कहते हैं आप। वास्तव में तो मैं एक मामूली साधारण सा आदमी हूँ। नहीं दादा, मामूली से बनी भगवान की पत्थर की मूर्ति का सही मोल तो भक्तों की आत्मा में झांकने से ही पता चलता है। आपके संदर्भ में भी यही बात है। अब फैसला हम भक्तों पर छोड़ दीजिए। वाघमारे, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, 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 भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद।
भीमा, तुम्हारे जाने के बाद रमा भाभी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ घर संभाला। दिन रात मेहनत की उसने, गोबर की ओखली बनाकर बेची, खुद भूखी रही लेकिन हम सब का पेट भरा। जैसे तैसे घर चलाया उसने। मैं जानता हूं दादा, इसीलिए उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं। अब तो उसे अपनी तकलीफ बताते हुए भी शर्म सी आती है। लंदन और अमेरिका में मैंने ढेर सारी किताबें खरीदी थी, जहाज के साथ वो भी नष्ट हो गई। बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे दिल पर एक बोझ सा रहता है दादा। घर में एक भी पैसा नहीं है और मुझे बड़ौदा जाना ही है। अले ले 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 ले, क्या हुआ? मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है? अच्छे बेटे नहीं रोते। आजा आजा आजा। चलो चलो चलो, दवाई पीते हैं, दवाई पीते हैं। देखो अभी बाबा आएंगे, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। मुंह खोलो मुंह खोलो। अच्छे बेटे नहीं रोते। चुप। रमा, ये देखो, ये मिठाई लाया हूं, और ये तुम्हारे लिए साड़ी। ये देखो, लो, पसंद आई? रमा, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि बाबा होना बहुत मुश्किल है। अरे मैं तो असंग हूं, फिर भी देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूं। लेकिन ये पैसे? वो जहाज की कंपनी है ना, उसने मेरी किताबें और सामान का हर्जाना दिया है। वाघमारे ने बहुत मदद की। रमा, क्या सोच रही हो? यही कि अपने बेकार में खर्च कर दिए। बचा के रखते तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए काम आते। इन कपड़ों की इस समय इतनी जरूरत नहीं थी। रमा, इतनी भी अच्छी ना बनो कि मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊं। आज तक मैंने तुम्हें क्या दिया है सिवाय भूखमरी, लाचारी और गरीबी के? जिसे आप दुख समझते हो वही मेरा सुख है साहब। जिस दिन छुआछूत का अंधकार नष्ट हो जाएगा वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा साहब। बाबा के बाद तुम ही मेरी शक्ति हो रमा। मैं सच कहता हूं, हमारे बहुत अच्छे दिन आएंगे। मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा। ये लीजिए कुछ पैसे। पैसे? बड़ौदा में काम आएंगे। तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? वो आप बड़ौदा जाने के लिए परेशान थे ना, मैंने अपनी सोने की चेन बेच दी।
कोई भी होटल या धर्मशाला में मुझे और मेरे भाई को आसरा नहीं मिला। मुझे महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त कर दिया गया, लेकिन यहां भी छुआछूत के कलंक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले मामूली चपरासियों ने तक मेरी बेइज्जती की। फाइलों के बंडल और सरकारी कागजात दूर से मेरी तरफ फेंके जाते। ऑफिस में इस घिनौने और गिरे हुए बर्ताव ने मुझे किताबों का सहारा लेने पर विवश कर दिया। जिस पारसी सज्जन ने मुझे आसरा दिया था, वो भी लोगों के बहकावे में आ गए। मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। लोगों ने मुझे शहर छोड़ने के लिए 8 घंटे का समय दिया। ऐसे हालात में किसी हिंदू, किसी मुसलमान ने मेरी मदद नहीं की। कोई मुझे सहारा देना नहीं चाहता था। मजबूर होकर मैंने सारा हाल लिखकर महाराजा के दीवान को बताया, पर उन्होंने भी मेरी एक भी न सुनी। बड़ौदा के इन हादसों ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। भूखा प्यासा थका हुआ मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आकाश मेरी छत थी और धरती मेरा बिछौना। इन दिनों के बीच मैंने कई मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों को झेला। मां चल बसी, घर चलाना मुश्किल हो गया। ट्यूशन और स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारियों को परामर्श देकर मैंने पैसा कमाने की नाकाम कोशिश की। 1918 में मैंने सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी कर ली। मेरी जात को लेकर वहां भी विद्यार्थियों ने मेरा विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे मेरी काबिलियत और ज्ञान के लिए उन्होंने मुझे अपना प्रोफेसर मान लिया। पैसे इकट्ठा करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मैं लंदन में अधूरी छोड़ी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई को पूरा करना चाहता था। 1919 में मेरा संपर्क महाराजा कोल्हापुर से हुआ। अछूतों की समस्या और उनके कल्याण में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। इस मुलाकात से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया।